नॉकआउट। आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। प्रोग्राम के इस इब्तदाई हिस्से में बात करेंगे एक नहायत खुशी की ख़बर की। खुशी की ख़बर इन द सेंस के ख्वाजा आसिफ साहब एक मरतबा फिर अंकल सैम के देश में दौरे पर गए हैं। लेकिन इस मरतबा उनका यह दौरा इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रहा है कि इसके ऊपर मैं बाकायदा एक पूरा सेगमेंट करने पर मजबूर हो गया। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मैं ही था जो अपने प्रोग्राम्स में ख्वाजा आसिफ साहब उनकी टोन्स और पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी नेगेटिविटी थी, जिसको मैं अपने प्रोग्राम में अलग ऐलान क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ। इस दौरे में ख्वाजा साहब ने मेरा ख्याल है मुझे कोई भी कसर नहीं दी, कोई भी मौका नहीं दिया कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूं, जिसका मुझे शिद्दत से अफसोस नहीं बल्कि खुशी है। इस मरतबा ख्वाजा साहब की जो टोन थी वो 100% पॉजिटिव थी। मैं अपने एतबार से बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरे से कबल ख्वाजा साहब जो हैं इससे पहले उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर उनको मैं सराहूँ, लेकिन इस काम में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं अगर मेरा बस चले तो मैं उनको निशान हैदर तक दे दूँ। अंकल सैम के देश में खड़े होकर अंकल सैम की गलतियां उनको गिनवाना, उनको ये बताना कि उन्होंने पाकिस्तान को समझने में, पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में किरदार और कुर्बानी को जो हमने और हमारी कौम ने, हमारी अफवाज ने दी हैं, कितनी ज़्यादा गलती की हैं। ख्वाजा साहब ने इसमें इंडिया को भी नहीं छोड़ा, इंडिया को भी खूब रगेदा। इंडिया के बारे में भी उन्होंने वो बातें कर दी जो मेरे ख्याल है आज से पहले अगर की जाती तो शायद अंकल सैम को इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ पाकिस्तान के बारे में लाहक न होती। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के ठेकेदार, मैं उनको चेयरमैन कहूँगा, ठेकेदार कहूँगा, एयर चीफ तो बहरहाल वो लगते नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर आकर कोई बम्बार्टमेंट वगैरह करने का इरादा रखते हैं। ख्वाजा साहब ने उनको यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। ख्वाजा साहब ने ये बता दिया कि अगर इंडिया ने इस किस्म की कोई हिमाकत की या उसका इर्तिकाब करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इससे पहले ख्वाजा साहब ने क्या कहा इंडिया की सरजमीन पर जारी शोरिश के बारे में ज़रा मुलाज़ा कीजिए, करते हैं। जी नाज़रीन, इस मरतबा भी ऑडियो के मसाइल। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने बताया कि यहाँ इंडिया में कुल 66 तंजीमें हैं जिन्हें दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है, जिनमें से 4 तंजीमों को पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ बताया जाता है। 62 दहशतगर्द तंजीमें भारत की अपनी सरजमीन से हैं। ये भारत मुतादिद रियासतों में, दोबारा वीडियो ज़रा दिखा दें। They have 66 organizations as labeled as terrorist organizations. These are official figures, 66. Only 4 are linked to Pakistan. 62 are their own homegrown terrorist organizations. They are facing insurgency in multiple states, more than a dozen states: Manipur, Nagaland, Chhattisgarh, Kashmir, Punjab. So they are just trying to deflect the world attention. And they are succeeding in that, you know, to an extent. जी, इसी के साथ साथ उन्होंने लॉस वेगास में होने वाली उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के बारे में भी अमरीकियों को, अमरीकी अवाम को आईना दिखाया। उस मीडिया को जो उनसे सरीहन नेगलेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ख़बर होती है तो उसको प्रोमिनेंट करके छापा जाता है, उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। अगर दाढ़ी वाला है या मुसलमान है तो उसकी कमबख्ती आ गई, यूँ समझो। लेकिन अपना निकला तो उसके साथ क्या सलूक किया, इसके बारे में ख्वाजा साहब का क्या कहना था, ज़रा देखिए। What happened in Vegas 3 days back? It's a huge tragedy. We share the grief with the American people. But call it terrorism. Terrorism, it's all its forms, in all its forms and in all its manifestations. Why do you call it shooting? Call it terrorism. Why are you afraid of calling spade a spade? So these contradictions will not help. These contradictions will be counterproductive. Face this problem on your own land, on your own soil. Face it head on. Don't be pressurized by the lobbies. So this is how honest we are. We are fighting a war, and we are even winning a war. We are the only winners against the terrorists, against terrorism in the whole world.
Pakistanis are the only victors and the winners against in war of terror. जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया ख्वाजा साहब अकेले ही गोल पे गोल करते चले जा रहे थे और पूरी अमरीकी आवाम जो गोल पोस्ट के खड़ी दूसरी तरफ तमाशा देख रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिशों को, मैं से साजिशी कहूँगा क्योंकि जब पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र होता है तो वो कहीं और देखने लगते हैं और पाकिस्तान से डू मोर के तकाजे किए जाते हैं। ख्वाजा साहब ने अमरीका को ये बताया कि हम डू मोर करने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, हमने माजी में भी बहुत कुछ किया है। लेकिन खुद अमेरिका ने, अंकल सैम ने, अमेरिकी हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान को मिलिट्री जो हमारी सामान है, अस्करी साजो सामान, उसकी फराहमी में रुकावट तक डाली गई। उसके बाद हमसे डू मोर का तकाजा करना किसी हिमाकत से कम नहीं था। इस बारे में क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। F-16 was the main weapon against the terrorists in last 4 years. Main weapon. There was no collateral damage. We were not like the US Air Force. No collateral damage. Targeted these attacks were done by our Air Force, F-16 and our own JF Thunder. And during this period, the Americans told the Jordanians not to deliver old F-16s to Pakistan. So they actually hampered our effort against terrorism, in fight against terrorism. ख्वाजा साहब महज यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ साथ अफ़गान वॉर में अमरीकी किरदार को क्रिटिसाइज़ भी किया और साथ ही साथ दाइश की क्रिएशन के बारे में भी कुछ चश्मकुशा इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या थे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। Their allegation is correct that we have sanctuaries on our soil. Just for a second, if we admit, who are the people who are responsible for narcotic trade, corruption in Kabul, selling arms to Taliban, losing territory, and bringing Daesh to Afghanistan? You have found the culprit for sanctuaries given to Haqqanis. Okay. So let's see this conflict in its entirety, in its totality. Don't just pick up Pakistan and treat us like a whipping boy. No, that's not acceptable. That's not acceptable. We want to cooperate. We want to really cooperate with the US. We want to find a solution to Afghan problem. ख्वाजा साहब ने महज यही इक्तफा नहीं किया, उन्होंने अमरीकियों को ये भी बताया, अमेरिका को ये भी बताया कि अफ़गान वॉर उन्होंने अकेले नहीं जीती। ये वॉर जीतने के लिए उनके पास जो सबसे इफ़ेक्टिव टूल था वो पाकिस्तान था। जंग तो वो जीत गए, लेकिन उसके बाद फिर हमें यूँ फरामोश कर दिया कि जैसे हम कभी थे ही नहीं। मुलाहिज़ा कीजिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। We are actually living in hell because of that decision. It was a bad decision and Pakistan is paying price for that. Americans won laurels for that decision. They went back chest thumping that we have defeated the Soviet Union and we have settled the score of it now. What happened to Pakistan? Nobody cared. That's the sad part of it. And then people tell us that there's a trust deficit. Yes, there is a trust deficit. और अब इस गुफ्तगू का इंतहाई आखिरी लेकिन एक ऐसा हिस्सा कि जिससे कम से कम हर पाकिस्तानी का तो पता नहीं, मैं अपनी बात करूँगा, कम से कम मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। ख्वाजा साहब ने अमरीकियों को ये बता दिया कि हम दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली पर यकीन रखते हैं। वो बात क्या थी, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, तो उसके बाद a responsible country, a responsible nation. And but having said that, when someone tells us that this is the last chance, we don't accept that. Last chance or first chance or second chance, let them talk. In plain and simple words, if that is the way they are going to treat us, if that is the way they are going to talk to us, it's not acceptable. We are a peace-loving nation with our dignity, with our respect. If we are treated with respect and dignity, we'll respond to that 5 times more. जी नाजरीन, ये था वो तमाचा जो ख्वाजा साहब ने अंकल सैम को खुद उसी के देश में खड़े होकर रसीद किया। लेकिन इसी खुशी के साथ यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने मेहमान से एक नए मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आला सिंध की ऐलान करदा उस तालीमी एमरजेंसी के बारे में जो बेचारी खुद एमरजेंसी में पड़ी आखिरी सांसें ले रही है। इस वक्त बताया गया है कि सिंध के 6000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की इमारतें ख़तरनाक हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको ये बताया था कि जाम महताब साहब के ऐलान के बावजूद भी सिंध में एजुकेशन का जो हाल है वो मेरा ख्याल है उसको हाल कहना भी मुनासिब नहीं था। वो हाल मुस्तकबिल किसी भी तरह से किसी भी तौर पे को रिलेट नहीं करती है चीज़। यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला हाउस मुनक़िदा एक इजलास में जो कि ख़ुद प्रेजाइड किया CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने, वहाँ उनको ये बताया गया, इंकशाफ हुआ कि 6000 स्कूल जो है उनकी सरकारी स्कूलों की इमारतें क़तई तौर पर ख़तरनाक हैं। सिंध में फ़ाल स्कूलों की तादाद 39,167 है। आर्जी तौर पर 1495 काम नहीं कर रहे, 768 बंद हैं। 2500 स्कूलों को मॉडल प्राइमरी स्कूल और 1000 मॉडल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल डिक्लेयर करें मुराद अली शाह। कन्फ्यूजन बढ़ सी गई है इस पूरे बयान को पढ़ने के बाद। तालीमी इमरजेंसी किधर है, तालीम इमरजेंसी में हुक्मरान कहाँ हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। खुशामदीद कहता हूँ मैडम आपको। सवाल मैं पूछ चुका हूँ, आप तक पहुँच चुका होगा, मुझे डायरेक्ट जवाब देंगी ताकि मैं अगले सवाल की तरफ आऊँ। जी एग्जैक्टली मैं आपको जवाब दूंगी। देखिए बात यह है कि सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ पर भी जाएं, तालीम के ऊपर जिस लेवल पे काम होना चाहिए था ये कई सालों का काम है और पे दर पे हुकूमतें बदलती रहीं, कभी आमरीत आती रही, कभी टेन्योर पूरा नहीं होने दिया गया और उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत जो है बहुत अच्छा काम हर हुक्मरान ने किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े इश्यूज़ रहे हैं और हर सूबे में रहे हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तालीम की जो सूरत हाल है उसको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है और उसी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सिंध में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंध में होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, दूसरे सूबों में एक काम भी होता है। मैडम कथा कलामी की मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि आप DSMG पे हैं तो यहाँ ये इंटरप्शन तो चलती रहेगी। ये मुझे बताइएगा मीडिया को आपसे क्या दुश्मनी है कि आप सिंध में जन्नत आपने बना दी है, वो शद्दाद की जन्नत तामीर हो चुकी है, लेकिन नूरुल आरफीन सिद्दीकी की आईसाइट इतनी वीक है कि वो दिखा नहीं रहा। बात नहीं करी नूरुल आरफीन, I'm not talking about the media. You're taking me wrong. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दूसरे सूबों के अंदर जहाँ पे आटे में नमक के बराबर भी काम होता है तो वो सूबे इश्तहार छपा देते हैं अखबारों में, चैनलों में अपने इश्तहार पे इश्तहार दे देते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे तो बहुत बड़ा जो है उसका दावा वो करते हैं। आप जो गुफ्तगू फरमा रही हैं उसके साथ ही वाली विंडो में एक ऐसी दिलखराश जो है वो वीडियो चल रही है मैम। इस पूरे लूप में सिंध के स्कूलों की जो हालत जार दिखाई जा रही है, अगर आप वो खुद देख लें तो आपको रोना आ जाएगा। I'm telling you, देखें मैं खुद सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे खुद पूरे पाकिस्तान के लिए तकलीफ होती है जब मैं स्कूलों की ऐसी हालत देखती हूँ। लेकिन इन हालात को इम्प्रूव करने के लिए सिंध गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। अभी हाल ही में नवाबशाह में कैडेट कॉलेज, पहली दफ़ा कैडेट कॉलेज नवाबशाह जो है उसका इनेकाद हुआ। खैरपुर में मेहरान यूनिवर्सिटी जो है उसका तामीर, और कराची में अगर आप देखें तो लियारी में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है बना दी गई और उसके बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी से उन बच्चों को MBA की डिग्रीज मिल रही हैं जो बच्चे शायद तालीम हायर एजुकेशन। अच्छा मैडम एक बात मुझे बताइए, सिंध के स्कूलों की हालत जार को बेहतर करने के लिए ये मुझे बताइए, सिंध के स्कूलों की हालत जार को बेहतर करने के लिए कितना टेन्योर चाहिए? 150 साल, 250 साल, 500 साल? पिछले 8 साल से 7 साल से तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नूरुल आरफीन, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं हो सकता कि एक दफा स्कूल तामीर हो गए और उसके बाद आप हुकूमत करते चले जाए, कोई पूछे नहीं। जो हुकूमत आती है बार बार आती है। नहीं देखिए, हमें तो ये पिछले 5 साल का जो बार बार ताना मिलता है, इससे पहले क्या होता रहा? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कभी चलने दी हुकूमत। उन अदवार में तो वहाँ मुसलसल खाक उड़ा करती थी। आपकी बात ठीक है, नहीं आपकी बात दुरुस्त है। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। आपकी बात ठीक है, मेरे पास तो घर में खाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन 5 सालों में कौन से चांद चढ़ गए? करते हैं ना नूरुल आरफीन, जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं ना तो उस अकाउंटेबिलिटी से परवेज मुशर्रफ का दौर माइनस प्लीज ना किया करें। आज परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही उनकी। तो ये चीजें भी गौर तलब है कि जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको वो क्रेडिट जरूर दिया करें। अच्छा चले ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ आता हूँ क्योंकि आप जितना जवाब देंगी मैं उतना सवाल और पूछूंगा। ये मुझे बताइए मैडम,
मारूं घुटना फूटे आंख, सीधे हाथ का इंडिकेटर दे के उल्टे के हाथ पे गाड़ी मोड़ लेना, मैं आपसे नाम पूछूं आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता दें, ये मैं मिसाल देकर के समझा रहा हूं। इससे अगला सवाल नथी है। बताया जा रहा है सिंध में 6000 से ज्यादा, बताया जा रहा है सिंध में 6000 से ज्यादा स्कूलों की हालत जार मखदूश है, और उसका हल ये निकाला है कि सिंध हुकूमत ने 6900 असातिज़ा की भर्ती का फैसला कर लिया। मेरे सर में दर्द है, मुझे पेट के दर्द की गोली से शिफा हो सकती है। अगर 6900 असातिज़ा की भर्ती से सिंध का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा, आमन्ना सदकना, लेकिन फिर वो 5000 गरीब जो कराची की सड़कों पे, कराची प्रेस क्लब पे आपकी हुकूमत के हाथों जूते खा रहे हैं, उनका क्या कसूर था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। देखें, बातों को एक आप मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। अगर आप देखें जिस किस्म के स्कूल्स के अंदर एजुकेशन के ऊपर जो काम हुआ है, अभी 26,000 स्कूलों को मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर लेकर आया गया है, 26,000 स्कूल्स, और वो ये एक बहुत पॉजिटिव अमल है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। स्कूल्स के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग करना आज तक किसी सूबे ने नहीं की है। बातें सब करते हैं, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो 5000 असातिज़ा की मैं बात कर रहा हूं, ये जो कराची की सड़कों पे बेचारे रोज पिटते हैं, ये मुझे बताइए, इनको भर्ती करने वाले, मैं नाम ले लेता हूं, पीर मजहरुल हक साहब हैं। नैब ने इनको तो फरिश्ता सिफत डिक्लेयर करके और फारिग कर दिया। वो 5000 लोग कराची प्रेस क्लब पर कभी वाटर कैनन झेल रहे हैं, कभी लाठीचार्ज झेल रहे हैं। ये मुझे बताइए, ये खुद से भर्ती हो गए थे या इनको मैंने भर्ती किया है? नहीं, मेरी बात सुने। आप अगर ये इश्यूज बात करते हैं, नैब की अगर आप बात कर रहे हैं, तो नैब को तो पीपल्स पार्टी ने फेस भी किया है। 12-12 साल के केसेस भुगतने के बाद भी बाइज्जत तौर पे हम बरी हुए हैं हर केसेस के ऊपर से, पार्टी की लीडरशिप। और यही नैब को आज डॉक्टर आसिम फिर फेस कर रहे हैं, वापस मुल्क आए। जब वो गए तो सबने कहा कि अब नहीं आते। तो नैब की जो बात है, मैडम आपसे एक गुजारिश है, लाइव प्रोग्राम के दौरान अगर आपकी डॉक्टर आसिम से याद अल्लाह है तो जरा उनसे कह दीजिए मुझे भी फेस कर लें। बहुत कोशिश कर चुका हूं, टाइम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं फेस करेंगे? पाकिस्तान आए हुए हैं, कोर्टों को फेस कर रहे हैं, नूरुल आरफीन को फेस नहीं करेंगे? ये अजीब बात आप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बड़ी बहुत ही एक सरकासिज्म। अच्छा ये मुझे बताइए मैडम, ये मुझे बताइए प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा सा मुख्तसर, ये मुझे बताइए, एक खबर मेरे पास है जो बता रही है सिंध में एक कानून साजी पर गौर किया जा रहा है जिसके मुताबिक अब सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अपने 3 लीडर्स के नाम बताइए जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर पाकिस्तान में रहकर तालीम हासिल की हो और अब वो क़यादत के फराइज संभालने जा रहे हो या संभाल चुके हो। 3 लीडर्स बस। बेशुमार लीडर्स हैं। टॉप ब्रास से शुरू कीजिएगा, टॉप ब्रास से शुरू कीजिएगा, नीचे आ जाइए। बेशुमार लीडर्स हैं। टॉप ब्रास की बात मैं नहीं कर रही। देखें, मेरी बात सुने। इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध की तर्जुमानी करते हुए जितने एमपी, एमएनएस और वजीर हैं, वो सारे सिंध के रूरल इलाकों से आए हुए हैं। वो देही इलाकों की तर्जुमानी करते हैं और वो पीले स्कूलों से ही पढ़ के आगे आए हुए हैं। पीले स्कूल से पढ़ने वाला अगर पीले स्कूलों से नहीं पढ़ के और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ के आए, लेकिन वो स्कूल्स के अंदर वक्तन फवक्तन, क्योंकि तालीमी टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, उसी के साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि हम तालीमी निजाम को भी इम्प्रूव करें। ज्यादा से ज्यादा इस टॉप टियर की अगर हम बात करें तो उनमें से 3 नाम, मैंने नीचे वाले की बात नहीं की, मैंने तो टॉप मोस्ट क़यादत की बात की है। मैं आपको 3 नाम क्या, तीन नाम क्या मैं आपको चुन के बताऊं? आप हमारी देख लें, पूरी की पूरी सिंध असेंबली के अंदर हमारे जितने एमपीएस हैं उनकी मजमूई तादाद उसकी मेजोरिटी में तादाद उन लोगों की है जो सिंध के देही इलाकों से पीले स्कूलों से पढ़ के आए। उनके बच्चे पीले स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्होंने पीले स्कूलों से तालीम हासिल की उनके बच्चे पीले स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे पीले स्कूलों में पढ़ते हैं। देखें, पीले स्कूलों को भी इम्प्रूव किया गया है। आप आए कराची में, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। आप बिल्कुल 2 लाख फीसद दुरुस्त फरमा रही हैं मैम। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं? पीली स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एमबीए की डिग्रीज हाथों में है। आप चले तो सही किसी दिन लियारी नूरुल आरफीन, मैं आपको विजिट करा के दिखाती हूँ। पीले स्कूलों को अगर नजराने अकीदत पेश करना है तो मैं आपके सामने बैठा हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीले स्कूल का ग्रेजुएट हूं,
मैं इधर उधर क्यों जाऊं? वो आप जो कह रही है वो मेरा सवाल नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका ताल्लुक भी कराची से है जी, आपका ताल्लुक भी कराची से, और आप पीले स्कूल से आज इतने अच्छे एंकर हैं, तो इसका मतलब आपने खुद ही साबित कर लिया। नहीं तो बात दुरुस्त है, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ ही नहीं रहा, आपने तो खुद ही, मैं आपसे ये सवाल पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे सरकारी स्कूलों का मेयार माशाल्लाह जो आप बता रही हैं बिल्कुल उतना ही अच्छा है। मैं तो पीले स्कूल से पढ़ के निकल आया और नौकरी करने लगा, मुझे मुलाजमत मिल गई। आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी में एक लीडर के मनसब पर मौजूद हैं। ये मुझे बताइए, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सिंध के एमपीए एमएनएस के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं या नहीं? और अगर जाते हैं तो 3 नाम। बहुत सौ के बहुत सौ देखिए जाते। अब ये बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है मुझसे आप औरों के बच्चों के बारे में मुझे थोड़ी पता कि किसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो आप सवाल ही बड़ा इनकरेक्ट सवाल पूछ रहे हो, इररिलेवेंट सवाल है। नूरुल आरफीन, हाउ कैन यू आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन? आई थिंक आप असेंबली में सारे एक से बारी बारी किसी दिन जाके पूछ लें, वो सब बता देंगे। मैडम मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप प्लीज आप देखिए, आप सोल्यूशन नूरुल आरफीन, लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। आई थिंक क्रिटिसिज्म और सरकासिज्म से हटके अगर हम सोल्यूशंस की बात करेंगे तो बहुत काम हो रहा है। मैंने अभी आपको जिस तरह से बातें बताई हैं कि नवाबशाह में कैडेट कॉलेज, उसके अलावा मॉडल स्कूल्स जिस तरीके से बने हैं जहां बच्चों को फ्री लंचेस दिए जा रहे हैं। बख्तावर भुट्टो खुद जो है इंटरेस्ट ले रही हैं स्कूल्स, उन्होंने जितने स्कूलों के अंदर नवाबशाह में जो इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं, बहुत सारा काम है जो लड़काना में हो रहा है और वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होती। अभी हाल ही में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए 300 मिलियन का ग्रांट दिया गया है जिना हॉस्पिटल को कराची के अंदर। ये सारी सहूलतें जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, जो हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, लेकिन उसका हम इश्तेहार नहीं बनाते। अच्छा चलिए, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा इधर उधर करता हूं, हम एजुकेशन से थोड़ा सा आगे बात चलते हैं। ये मुझे बताइए, आपने जिना अस्पताल का नाम लिया, आपने जिना अस्पताल का नाम लिया, मैडम मुझे ये बताइए, अगेन फिर आप कहेंगी सवाल इररिलेवेंट है, अपने 3 उन रहनुमाओं का नाम बताइए जिन्होंने जिना अस्पताल से आखिरी मर्तबा इलाज कराया हो। जिना हॉस्पिटल से इलाज करवाने की आप बात करें तो जिना हॉस्पिटल में पूरा कराची तकरीबन इमरजेंसी के लिए जिना हॉस्पिटल में ही फौरन जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह जिना हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सर्विसेज भी दी जा रही हैं। और आप पता कर लें, वहाँ पे डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली से आप पता करवा लें, वो आपको वहाँ की भरपूर रिपोर्ट देंगी, क्योंकि वक्तन फवक्तन हम सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जाके विजिट भी करते हैं। मैडम जब हम बात करते हैं अवाम के मसीहाओं की, मुझे एक नाम नहीं पता, मुझे मेरी दानिस्त में, मेरी याददाश्त में एक नाम भी महफूज नहीं है जिसके दांत में दर्द होता हो और वो सिविल अस्पताल, अब्बासी अस्पताल, जिना अस्पताल जाता हो। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स तक के अगर दांत में दर्द हुआ है तो वो दुबई जाते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को अगर दिल की तकलीफ होती है तो वो लंदन जाता है। खुद डॉक्टर आसिम जो एक अस्पताल के ओनर है, खुद एक डिग्निफाइड डॉक्टर हैं, उनके दिल के मसले के लिए वो, बल्कि सॉरी कमर के मसले के लिए वो लंदन गए थे। आप मुझे ये बताइए कि हम लोग जिना अस्पताल का नाम लेने से पहले सोचते क्यों नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आइए मैं आपको और तमाम उन लोगों को जो क्रिटिसाइज करते ज्यादा है, तनकीद ज्यादा करते हैं, और अच्छी बात है, तनकीद बराए मराहत होती है, उससे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन आप आइए सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर आके विजिट कीजिए, 500 बेडेड हॉस्पिटल है। राइट मैम, यहाँ मुझे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इख्तितामी मरहले में प्रोग्राम की हम बात करेंगे अवाइल उम्री में बनाए गए उस एक इश्तिहार की जो आज भी कानों में शीशे की तरह से चुभता है। एक इश्तिहार था, वो बताता था मेरे गांव में बिजली आई है। गांव वालों के अमाल में ऐसा क्या है जो पता नहीं शहरों में नहीं है। आज भी जब प्रोग्राम करने निकला हूँ तो मेरे घर में बिजली नहीं थी, जनरेटर चला के आया हूँ। उसके बावजूद भी शायद खाकान अब्बासी साहब बज़िद हैं कि मैं उनकी इस बात पर ईमान ले आऊँ कि इस साल के अख्तिताम तक बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब ये लोड शेडिंग अगले साल कैसे दोबारा जोर पकड़ लेगी, रिवाइव हो जाएगी, ये आज का मौजू इसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक को होने वाले मुसलसल इजाफे की। कि इलेक्ट्रिक को गुज़िश्ता माली साल में 32 अरब 75 करोड़ का मुनाफा हुआ। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात में 22% से ज़ायद कमी मुमकिन बनाई गई। शेयर होल्डर्स का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ बातें की गई।
आवाम को बिजली नहीं मिल रही, के इलेक्ट्रिक को पैसे मिले चले जा रहे हैं। उसके अलावा 4 अक्टूबर को बताया गया है मुल्क भर में बदतरीन कारकर्दगी में कराची, हैदराबाद और सक्खर की बिजली कंपनियां सरे फहरिस्त। कंपनियों के मामूलात जूं के तू बरकरार। बिजली की फराहमी, लोड शेडिंग, सार्फिन की शिकायत के इजाले में कमी वाक़ ना हो सकी। नीपरा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कौमी ख़जाने को 1.25 खरब से ज़ायद का नुकसान। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब साजिद अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है, भेड़िया अगर अपना नाम बिल्ली रख ले तो आप उसकी मासूमियत पे ईमान ले आएंगे? कल KEC आज के इलेक्ट्रिक सुधर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब तक KEC था तो फिर भी बेटर था, बहुत बेहतर था। अच्छा, फिर 2002 के अंदर इसका आर्मी ने भी कंट्रोल संभाला और उसके बाद ये के इलेक्ट्रिक ओबराज को ये बिकी कंपनी, अच्छा मुख्तलिफ हाथों में होती हुई चली गई। अच्छा, जब इन्होंने इस कंपनी को परचेज़ किया था ओबराज वालों ने, तो इन्होंने 3 चीज़ें रखी थी कि जनरेशन बढ़ाएंगे, लॉसेस को कम करेंगे। अपने लॉसेस की बात करें तो बहुत कम हो गए। हाँ जी, अपने लॉसेस बढ़ गया। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई काम भी बेहतर अंदाज में नहीं किया, बल्कि मज़ीद ज़बूहाली का शिकार है। आपने 32 अरब रुपए अभी बताए हैं। मैंने 2015 में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये था कि 19 अरब रुपए। तो यानी कि प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ क्यों रहा है? उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि ये जो बिल भेज रहे हैं ये एवरेज पर बिल भेज रहे हैं। कल तक ऐसा होता था कि बाकायदा तौर पर जाकर मीटर्स को चेक किया जाता था, अब ये अंदाजे से भेज रहे हैं, किसी को 80,000, किसी को 90,000, किसी को 50,000। अच्छा, 32 अरब रुपए कमा रहे हैं और यहाँ से कमाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है कि इतना पैसा यहाँ से कमा रहे हैं और कमा कर आप बाहर भेज रहे हैं? नैब कहाँ है, FIA कहाँ है? ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इस कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन कराची पर के इलेक्ट्रिक अजाब बन के मुसलत हो गई है। यानी कि ये वो हाथी है जो किसी काबू में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली के अंदर हमने आवाज़ उठाई, आबिद शेर अली का कहना यह था कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि उनके बड़े हमारे पास नहीं आते। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्ट्रिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक क्या राके कंट्रोल में है? क्या मोसाद के कंट्रोल में है, या फिर कंट्रोल में किसके है? अब मेरा सवाल पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे ये है। दूसरा ये कि देखें, पावर जनरेशन का अगर हम मुताला करें, देखें, रिसर्च करें, तो विंड के ज़रिए पैदा की जाती है, हवा के ज़रिए, गार्बेज के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ठीक है ना। इस तरह से दीगर और बहुत सारे ज़राए हैं। सर, अच्छा, दीगर ममालिक के अंदर जनरेशन 1000 मील का फासला तय करने के लिए ज़रूरी है कि पहला कदम उठाया जाए। जनरेशन तो उस वक्त होगी ना जब आप करना चाहेंगे, जब आप किसी के आगे जवाबदेह ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, अवाम ये पूछना चाहते हैं कि अवामी मसीहाई का रोना रोने वाले हमारे रहनुमा, ये भी जब बात आती है अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की तो सड़कों पर निकलने से कासिर होते हैं। पिछली मरतबा हमने प्रोग्राम भी बहुत किए उसके ऊपर, जमात इस्लामी रोड पे निकली, बड़ा एक शोर गुगा मचा। हाफिज़ नईम साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, MQM के रहनुमाओं से भी हमने उनका वर्जन लिया। सियासी इख्तलाफात को वक्ती तौर पर अगर पसे पुश डाल करके अगर एक कॉज के लिए, कराची के शहरियों की जब हम बात करते हैं, एक कॉज के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएँ और ये तहिया कर लें कि आज से कि इलेक्ट्रिक का जो है वो क़िबला दुरुस्त करवाना है, तो क्या ये नामुमकिन था? जमात इस्लामी अपने तौर पे कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी के लोग मुंतखब मुंतखब लोग नहीं है, आप लोग हैं मुंतखब लोग। आप लोग, माजी में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये बातें की जाती हैं और किसी हद तक दुरुस्त भी हैं। एक फ़र्द वाहिद की अगर उसको नज़ला खांसी हो जाता था तो कराची शाम में बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ कराची के 2-2.5 करोड़ अफराद मुसलसल एक अजियत का शिकार हैं और कभी शहर बंद नहीं हुआ। मैं शहर बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं शहर को दुरुस्त करवाने के लिए एक मरतबा कभी एहतसाब का सिलसिला शुरू करने की बात कर रहा हूँ, कभी जाकर के किसी से बात की जाए। देखिए, बिल्कुल इस हवाले से MQM पाकिस्तान की हयात और अथॉरिटी ने हमें अच्छी तरह याद है कि जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था, इनको चाहिए था कि यकीनन लोगों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको पॉलिटिक्स करनी है, इशूज़ पर पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं। और क्या वो एहतजाज आज तक जारी है? यकीनन कुछ। और क्या केस के इलेक्ट्रिक के हालात सुधर गए? क्या कराची के लोगों को उस धरने से रिलीफ मिल के नहीं मिला ना? अच्छा, उसके बाद बिल्कुल MQM के रहनुमा भी ख्वाजा अज़हर भाई की सरबराही में जाके मिले, के इलेक्ट्रिक के लोगों से मिले, उनसे बातचीत की। लेकिन के इलेक्ट्रिक, जी मैं तो ज़ाती तौर पर बात ज़रूर कहूँगा कि अभी गुज़श्ता असम्बली के अंदर भी हमने एहतजाज किया था, तो आबिद शेर अली ने मुझसे ये कहा
कि ठीक है इनको आप टाइम डिसाइड करें, गवर्नर हाउस सिंध मैं बुला लेता हूँ उनको हम। मैंने कहा इस्लामाबाद क्यों नहीं आ सकते ये? अभी गुज़श्ता 2 वीक पहले पावर की एक मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी की, वहाँ भी इनके हेड नहीं आए और जो चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी के, उनके अल्फाज थे कि भाई जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं बात नहीं करूँगा। तो वो जब वो नहीं आ रहे तो उनको बुलाया जाए। अच्छा, यहाँ एक और चीज़, कानून से बाहर नहीं है वो लोग, सीधी बात तो ये। अच्छा, दूसरी एक और बात, मिसाल के तौर पर कराची की आबादी 3.25 करोड़ रुपए है, 3.25 करोड़ है, बिल्कुल ठीक है ना। मौजूदा सेंसस के अंदर आप बता रहे हैं 1 करोड़ 41 लाख, ठीक है ना। जब किसी भी शहर के लिए प्लानिंग की जाएगी, डेवलपमेंट की मद में, रोजगार की मद में या दीगर XYZ एक्सपेंसेस की मद में जब कुछ दिया जाएगा, यहाँ पर जो भी कॉस्ट आएगी, तो यकीनन आबादी को देख के किया जाएगा ना। जिस मुल्क के अंदर सेंसस सही ना हो, जहाँ काउंटिंग सही ना हो, जहाँ लोगों को बराबरी की बुनियाद पर शहरों के साथ मुल्कों को पालने वाले शहरों के साथ ये ज्यादती की जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? बात दुरुस्त है सर। थोड़ा सा तवील सवाल होगा। हारून रशीद साहब मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार हैं, उनका एक इक़्तिबास आर्टिकल का वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तवील होगा लेकिन उसको सुनकर जवाब ज़रा इनायत कीजिए। लिखते हैं, कराची को शोधा कब्रिस्तान, माधुरी, मोटा, सरफटा और लंगड़ा काना वाले अलकाब देने वाले कभी 1 मेगावाट भी बिजली नहीं दे सके, और देते भी कैसे? क्योंकि ताबिश गौहर CEO के इलेक्ट्रिक अक्टूबर 2014 तक तनख्वाह 40 लाख, नसरीन जलील के भांजे। शहबाज बेग डायरेक्टर ट्रेनिंग के इलेक्ट्रिक तनख्वाह 5 लाख, खुशबख्श शुजात का बेटा। सैयद आबिद अली प्रोजेक्ट डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक तनख्वाह 5 लाख, MQM के पार्लिमानी लीडर सैयद सरदार अली का भाई। आसिफ हुसैन सिद्दीकी रेवेन्यू डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक तनख्वाह 7 लाख, MQM के रहनुमा आदिल सिद्दीकी का भाई। अबरार हुसैन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक तनख्वाह 5 लाख, MQM लेबर डिवीजन का जिम्मेदार। लेकिन हमें क्या, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, शीशा नहीं फौलाद हैं हम, महाजिर की औलाद हैं हम। सवाल मैं नहीं पूछूंगा, सवाल हारून साहब पूछ चुके, जवाब आप इत्मीनान से दीजिए। मैं हारून साहब की इस बात का जवाब यह है कि ये आर्टिकल काश कराची में जो हुकूमत है, मिसाल के तौर पर पंजाब में बैठकर उन्होंने कराची के ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल लिख दिया। वफाक जो कराची के साथ ज्यादती कर रहा है उस पर भी एक आर्टिकल लिखें। मौजूदा गवर्नमेंट, लेकिन बड़े संगीन इल्जामात इन्होंने आयद किए हैं सर, उसकी तो पहले बिल्कुल मैं आगे जाऊंगा ना। फिर मैं इनसे ये भी सवाल करूंगा कि वाना सवात के अंदर ऑपरेशन होते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में ऑपरेशन हुए, वहाँ जब ऑपरेशन हुआ उनको फंड दिए गए, डेवलपमेंट की मद में फंड दिए गए, बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ खुद डेवलपमेंट के काम कराया। क्या कराची में ऐसा हुआ? इस पर इनका क्या ख्याल है? मैं इनसे क्वेश्चन ये भी करूंगा, मैं इनसे सर आप सारे सवाल कीजिएगा, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी मैं आधा घंटे तक आपके साथ बैठ के आपके सवालात लूंगा। लेकिन सर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, इन 2 मिनट में क्योंकि मैंने 4-5 मिनट पहले हारून साहब ने नाम लिया, फर्दन अगर आप जवाब। अच्छा ठीक है, मैं हारून साहब से पूछूंगा, कराची के फर्जंद है सारे, तो कराची में तो जॉब करेंगे किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर। अच्छा दूसरा ये, क्या अगर फॉर एग्जांपल सर मिसाल मेरा कोई भांजा है तो उसका हक नहीं है, लेकिन ये क्या जरूरी है, ये क्या बात है कि MQM का फलाना है तो उसको वहां लाखों रुपए की तनख्वाह। अगर तो आप ये एडमिट कर रहे हैं, पहले तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एडमिशन है, आप पहले एडमिट करते हैं कि ये एलिगेशन नहीं, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त है तब तो मामला बड़ा खराब है। अगर ये बात दुरुस्त है मिसाल के तौर पर, पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ मैं ही बता रहा हूँ आपको, अगर मिसाल के तौर पर ये सही है, ये बात सही भी है, तो अगर ये सोर्स की बुनियाद पर हुए हैं, सिफारिश की बुनियाद पर हुए हैं, क्योंकि मेरा भांजा अगर टैलेंटेड है और किसी शोबे के अंदर जाकर वो कहीं ज्वाइन करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या XYZ किसी भी टेक्निकल शोबे के अंदर एक्सपर्टी उसकी है, वो कहीं जाकर जॉब करता है, कल को उसके बारे में कह दिया जाए कि सईद अहमद का भांजा है, भतीजा है, भतीजी है, और ये लेकिन वो टैलेंट की बुनियाद पर मैं मान सकता हूँ, इसमें गौर करने वाली क्या बात है? सारे टैलेंटेड मुत्तहिदा के जिम्मेदारान के भाई भांजे भतीजे कैसे होगा? इसमें गौर, मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं किसी का भांजा भतीजा नहीं हूँ। के इलेक्ट्रिक के अंदर जो लेबर है ना, जो लेबर से लेकर ऑफिस तक 11,000 लोग हैं, आपने 7 लोगों के नाम बताए, बाकी तो कराची के शहरी है ना। नहीं मैं उनके ऊपर तो मुतरज़ नहीं हूं। के इलेक्ट्रिक में इसराइल के लोग थोड़ी काम करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं भी तो बोल रहा हूं। बिल्कुल 11,000 लोग हैं, इन्होंने कितने 5 या 7 लोगों के नाम बताए, तो 11,000 लोग हैं। इन्होंने जो चीज नहीं लिखी, जो लोगों के ज़हनों में आ रही है, ये पढ़ के बोलिए कि ये पॉलिटिकल रिश्वत की जो MQM ने वसूल की, नहीं देखिए वो ये लिखना चाह रहे हैं। 11,000 लोगों के अंदर ये 4-5 लोग हैं ना, यकीनन ये भी कराची के शहरी हैं, और जो 11,000 लोग हैं वो भी कराची के शहरी हैं, तो वो सब यहाँ जॉब कर रहे हैं। सिर्फ इसमें से स्पेसिफिक लोगों को निकाल कर
ये इल्ज़ाम धरना मुनासिब नहीं। नाज़रीन, ये थे साजिद अहमद साहब और ये तरदीद फरमा रहे थे उन तमाम इल्ज़ामात की जो हारून साहब ने अपने इस कॉलम में लिखे हैं। बहरहाल मुझे भी इन इल्ज़ामात की सेहत से इत्तेफाक होना ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरा काम था सवाल पूछना, किस हद तक साजिद अहमद साहब आपको मुतमईन कर पाए इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आमने सामने की टीम और नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।